हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आर्टिकल है गति शक्ति योजना के बारे में। जानेंगे इसे डिटेल्स में, कवर करेंगे एक द हिंदू का आर्टिकल और कुछ फैक्ट्स भी। गति शक्ति मिशन के बारे में अगर बात करें तो ये न्यूज 15 अगस्त को इस साल आया था, जब प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से इस न्यूज को बोला था और अनाउंस किया गया इसे 13 अक्टूबर को। आगे देखते हैं इसे। ये 100 लाख करोड़ का बजट है। 100 लाख करोड़ मीन्स 1 ट्रिलियन बजट, 1 ट्रिलियन का बजट। अगर इसे कंपेयर करें कुछ और बजट से तो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो कोरोना के काल में आया था वो 20 लाख करोड़ का था, 20 लाख करोड़ का। तो उससे कहीं ना कहीं ये 5 गुना बड़ा बजट है। और हम अगर इस साल का अपना बजट देखते हैं 2021 वाला, तो 35 लाख करोड़ का था। तो कहीं ना कहीं उसका 135 यानी कि ये बहुत बड़ा बजट कहा जाएगा इसे। तो अब सवाल उठता है कि क्या इसे बजट से कोई कनेक्शन है? तो कोई कनेक्शन नहीं है। इसे ये कोई बजट का पार्ट नहीं है, ये अलग से एक योजना है। तो क्या गवर्नमेंट इसे एक साल में खर्च कर देगी? बिल्कुल नहीं, यह एक साल का बजट नहीं है। ये गवर्नमेंट प्लान करेगी अगले 4 से 5 साल तक, 2024 टू 2025 तक इसे 100 लाख करोड़ तक इस बजट में खर्च करना है। आगे चलते हैं तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस योजना के। गति शक्ति योजना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसको देखते हैं एक बार। तो कहीं ना कहीं ये बजट, ये जो योजना है ये 3 चीज़ों के अराउंड घूमेगा। एक तो जॉब क्रिएशन के अराउंड, दूसरा किसी तरह से लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो परिवहन का कॉस्ट होते हैं उसको किसी तरह से डाउन किया जाए, उसके अराउंड ये बिल्कुल घूमेगा। और बहुत सारे डिपार्टमेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, इसमें इस चीज़ को की खूब चर्चा की जा रही है। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसको वन प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। और यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट को हम एक साथ ला देंगे तो उनको उनका डिफरेंट विजन नहीं होगा, उनका एक विजन होगा कि एक काम करना है। तो उनका कोऑर्डिनेशन भी ठीक होगा। इसके से होगा क्या? लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी, परिवहन के जो कॉस्ट होंगे उसमें कमी आएगी, कार्गो के हैंडलिंग कैपेसिटी में अच्छा होगा। और टर्न अराउंड टाइम यानी कि आने जाने के जो समय होता है उसमें कमी आएगी, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर करते हैं, अगर रोड हम बढ़िया बनाते हैं, तो डेफिनेटली अगर पहले अगर ख़राब रोड पे कोई सी वाहन को जाने आने में अगर जितना समय लगता था, उससे अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं तो कम ही समय लगेगा। इस बात की चर्चा की जा रही है। उसके बाद अगर आगे देखें तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से, यानी कि गवर्नमेंट का ये प्लान है कि हम एविएशन सेक्टर से लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर को तक को एक प्लेटफॉर्म पे हम ला दें, रेलवे को जोड़ दें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म को एक साथ जोड़ दें ताकि चीज़ें आसान हों। अगर आगे देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन बी प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन इफिकेसियस मैनर, यानी कि उसकी दक्षता जो होती है वो बढ़े। बहुत सारे प्लेटफॉर्म को एक अम्ब्रेला यानी कि एक छाता के नीचे हम ला दें, एक साथ ला दें, तो उसकी जो दक्षता है वो बढ़े। और बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, उनके उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो ताकि टाइम में, रियल टाइम बेसिस पे काम का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। यानी कि अगर किसी प्रोजेक्ट पर हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे परमिशन होते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से हमें लेना पड़ता है, जिससे बहुत सारा समय चला जाता है। यानी कि अगर हम वित्त मंत्रालय की बात करें या और इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट की बात करें, तो अगर यहाँ से इशू हो जाता है कोई प्रोजेक्ट तो हमें पैसे के लिए वित्त मंत्रालय के पास जाना होगा। अगर लैंड एक्विजिशन का इशू आ रहा है तो उसके डिपार्टमेंट में जाना होगा। अगर उसी रोड के तहत कोई और प्रोजेक्ट गुजर रहा है तो बहुत सारी क्लियरेंस अलग अलग डिपार्टमेंट से हमें लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर आ जाएँ तो किसी को किसी से कोई इशू नहीं रहेगा। वो एक बार में ही, अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो एक बार में ही क्लियरेंस से ही वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि सारे मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में। और इसमें बता, गवर्नमेंट कहती है कि पहले ये गैप बहुत ज़्यादा था। माइक्रो प्लानिंग तो होती थी लेकिन माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन होता था। यानी कि प्लानिंग तो हम बहुत बड़ी करते थे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन के समय बहुत प्रॉब्लम आती थी और बहुत छोटे लेवल पे काम उभर के आ पाता था। यहाँ पे अब इंफॉर्मेशन एडवांस है, अगर हम बहुत सारे जैसे मैपिंग डिपार्टमेंट को भी हम उसमें जोड़ दें, जितने भी इंफॉर्मेटिव डिपार्टमेंट हैं उसको भी, हम इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है उसको भी अगर जोड़ते हैं, तो इसमें पता चल जाएगी कि कहाँ हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, कहाँ जगह बढ़िया है। तो इसमें बहुत सारे, और इसमें पहले होता क्या था कि कंस्ट्रक्शन में हैम्पर होता था, क्योंकि बहुत प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाने के बाद में पता चलता था कि ये तो जगह किसी और की है, इस जगह पे अधिकार किसी और का है। तो इससे कंस्ट्रक्शन हैम्पर होता था और बजट जो होता था वो वेस्ट जाता था, क्योंकि एक बार जब बजट इशू हो गया तो उसे वापस नहीं ले सकते हैं ना। अब देखते हैं इसमें राइटर का व्यू। राइटर क्या कहते हैं? देखो, राइटर कहते हैं कि ये जो एक जगह पे ला देना इतनी बजट में एक ठीक प्लान है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो है
इसके तहत इस तरह करना एक अच्छा प्लांट है। बहुत सारे रेलवे, रोड, पोर्ट, इन सब टेक्नोलॉजी को, सैटेलाइट मैपिंग को, डाटा टूल्स को एक साथ जोड़ देना एक अच्छा प्लान है। और इसका जो रेल रोड मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है, यानी कि शहर के बहुत सारे रोड को एक साथ रेलवे से जोड़ना, रेलवे को एविएशन डिपार्टमेंट से जोड़ देना, इसे कहा जाता है रेल रोड मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। इसमें जितने भी मालवाहक गाड़ी हैं उसका जो परसेंटेज शेयर है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये बताया था किसने? नीति आयोग में। कि और नीति आयोग ने कहा था इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, ऐसा नीति आयोग ने इस साल बताया था। और आगे कही जा रही है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक एस्पिरेशन था जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी सरकार में, तो उस समय जो जीडीपी का 14% हम लॉजिस्टिक कॉस्ट पे देते थे, परिवहन पे हमारे जीडीपी का 14% जाता था। और अभी भी बात करें तो एजुकेशन पे हमारे देश में एजुकेशन पे 3% टू 3.5% ही जीडीपी का एजुकेशन पे जाता है, लेकिन ये कॉस्ट बहुत बड़ा है। हम लॉजिस्टिक पे अपने जीडीपी का 14% तो 2014 में देते थे जब एनडीए गवर्नमेंट अपना पावर में आई थी, और उस समय कहा गया था कि इसे हम 8% तक डाउन करके लेकर आएंगे। तो इसका जो चैलेंज था उसे भी कहीं ना कहीं ये पूरा। देखो, आगे बात है क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट के बारे में। यानी कि हम जाके वेरियस प्लेटफॉर्म पे क्लाइमेट चेंज पे बड़ी बड़ी बातें तो कर आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वेहिकुलर इमिशंस यानी कि गाड़ी से निकलने वाले धुआं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा काम कर नहीं पाते हैं। तो राइटर का कहना है कि ये जो प्लान है उसमें बहुत सारा मदद करेगा। और जितने भी इनपुट कॉस्ट हैं, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हैं उसकी इनपुट कॉस्ट है, जो डीजल पे हम हाई कॉस्ट लगाए हुए हैं जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट में काफ़ी इजाफा आया है, महंगाई ज़्यादा हुई है, उसको डाउन करने में भी ये हेल्प करेगा। और सिमिलर बेनिफिट, सिमिलर फिलिप टू, यानी कि बूस्ट मिलेगा, यानी कार्गो हैंडलिंग में कॉस्ट वेसल टर्न अराउंड टाइम। यानी कि हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं तो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, रोड बेहतर है, जाने आने का टर्न अराउंड टाइम, जाने आने का समय कम लगेगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा माल उस पर डालकर भेज सकते हैं। यानी कि पहले हम किसी अगर 1 टन ही सामान भेजते थे किसी गाड़ी से, तो हम उसे अब अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, रोड बढ़िया रहेगा, तो 2 टन सामान भी उसी गाड़ी से भेज सकते हैं। तो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम को डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आगे बात करें तो स्टेट के पार्टिसिपेशन पे यहाँ पे फोकस किया गया है कि यहाँ पे स्टेट का क्रूशियल पार्टिसिपेशन होगा। यानी कि जितने भी रेलवे, लैंड होते हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं, उस पर उसकी इन्फॉर्मेशन स्टेट को बढ़िया होती है उसके अपने खुद के स्टेट में। तो स्टेट का और सेंटर का इसमें पार्टिसिपेशन बेहतर होना जरूरी है। इन सब चीज़ों के लैंड अवेलेबिलिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। और हम आगे बात करें तो जो इकोनॉमिक सर्वे 2021 आया था वो इस बात पे इम्फेसाइज किया था कि सेंटर और स्टेट का जो रोल होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में वो बेहतर होना चाहिए, ताकि वो साथ मिलकर एक अच्छा से अच्छा काम कर सकें। और अगर देखें ना तो हमारे देश में कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो ऐसा लगता है रोड, ट्रांसपोर्ट, और ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ही काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट प्लेयर्स, जितने भी बिल्डिंग्स बनते हैं वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में ही आते हैं। और उसमें जानकर हैरानी होगी कि 4.5 लाख करोड़ का प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो प्लानिंग कमीशन का कहना था कि अगर वो उतना अगर कर रहा है तो लगभग 8.5 लाख तक, लगभग इससे 2 गुना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को भी इन सब सेक्टर में करना चाहिए। और अगर बात आगे जाएँ तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट को इन प्लान को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसे हमको कोरोना के इम्पैक्ट पे जाना होगा, क्योंकि अब कोरोना के इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी नौकरियां गई, डिप्रेस्ड वेज से जितने भी मजदूरी मिल रहे हैं लोगों को वो बहुत कम मिल रहे हैं, जिसकी एवज में कंजम्पशन, खपत जो हो रहा है प्रोडक्ट का, वो बहुत गिर रहा है। तो जिसकी वजह से अगर खपत गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि जो सप्लाई है उसे कंपनीज को रोकने होंगे। अगर सप्लाई रोकेंगे तो जॉब तो गिरेंगी ही गिरेंगी, और हम अच्छे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जॉब को किसी तरह से बढ़ाया जाएगा। जॉब उसी समय बढ़ेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो सेक्टर है जो दूसरे नंबर पे जॉब क्रिएट करती है देश में, एग्रीकल्चर के बाद। और एक प्रोजेक्ट की डिलेज की अगर बात किया जाए तो जितने भी लैंड एक्विजिशंस के प्रॉब्लम्स आते हैं जो कम्युनिटीज़ और इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी को खत्म करते हैं, तो इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को अच्छा से काम करना होगा। और राइटर का कहना है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है अब तो अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंडर अगर रहे तो इन्फॉर्मेशन बढ़िया अगर रहेगा तो वहाँ पे जितने भी प्लानर्स हैं उनको पता होगा कि हम किस जगह पे अच्छा जो डिग्रेडेशंस और पोल्यूशन से फ्री एरिया हो, मैंने अगर कहाँ पे हम ठीक ढंग से जगह का चुनाव करके वहाँ पे हम कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि बाद में जब चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लोगों को इसमें साथ लेना होगा, सोशल वेलफेयर के बारे में बताना होगा। इन सब चीज़ों पे हायर एफिशिएंसी एंड फेडरल बाउंड्रीज और गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट की जो बाउंड्रीज हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ये बाउंड्रीज को अच्छा तरह से डील करना होगा ताकि कोई भी समस्या बाद में नहीं आए। यही आर्टिकल था। नाउ